अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज, इसका जो लास्ट टॉपिक है मेटलर्जी का, जिसमें मैंने आपको मेटलर्जी में दो स्टेप्स पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पहला वाला स्टेप पढ़ाया जिसमें मैंने कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया कि इस स्टेप में हम फिजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। दूसरा वाला जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। इस वाले स्टेप में हम केमिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। आपको मैंने पढ़ाया स्टेप 2 जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर। इस स्टेप के बाद जो हमें वहां से मेटल हासिल हो जाता है, वो मेटल जो होता है वो 100% प्योर नहीं होता है। वो आफ्टर द सेकंड स्टेप, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, उसके बाद जो हमें वहां से मेटल हासिल होता है, वो मेटल जो है उसमें सम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। वो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, the metal obtained after the extraction from the concentrated ore contains some amount of impurities। और वो जो मेटल है जो हमें एक्सट्रैक्शन के बाद हासिल होता है, उस मेटल को क्रूड मेटल कहते हैं। क्रूड मेटल मींस मेटल obtained after extraction contains some amount of impurities, that is why this metal is called as a crude metal। और इस क्रूड मेटल में से प्योर मेटल हासिल करने के लिए, वो टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम क्रूड मेटल, द स्टेप यूज्ड इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। वो रिफाइनिंग वो प्रोसेस है, रिफाइनिंग वो स्टेप है मेटलर्जी का, जिस प्रोसेस में या जिस स्टेप में हम प्योर मेटल हासिल करते हैं फ्रॉम द क्रूड मेटल। गो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल टू प्योर मेटल इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग या इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसको रिफाइनिंग भी या रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी कहते हैं। तो रिफाइनिंग की जरूरत इस वक्त पड़ती है, इसलिए रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है मेटलर्जी में, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन के बाद मेटल मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें सम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज होती है। उन इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए और 100% प्योर मेटल हासिल करने के लिए रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कहेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, तो हम कहेंगे इट इज प्रोसेस ऑफ conversion of crude metal into pure metal is called refining of metal। refining of metal ये मेटलर्जी का लास्ट स्टेप है, और इसके बाद जो मेटल आपको मिलेगा वह 100% प्योर मेटल होगा। अब हम ये रिफाइनिंग कैसे करेंगे? There are various methods of refining of metal। बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन मेथड और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग। आगे बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम रिफाइनिंग के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैन ऑर्किल मेथड। वैन ऑर्किल मेथड ये भी रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पहला वाला है जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है
देखिए, as the name suggests इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी इसका नाम जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगर आप इस वाले मेथड को देखोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एज द नेम सजेस्ट, उसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल की जाती है रिफाइनिंग के लिए। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, अब ये कैसे की जाती है? जो आपका क्रूड मेटल है, जो क्रूड मेटल आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद हासिल हो जाता है, उस क्रूड मेटल को कन्वर्ट किया जाता है एक ब्लॉक में। यानी जो आपको क्रूड मेटल मिला एक्सट्रैक्शन के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू ए ब्लॉक ऑफ द मेटल, या आप कहोगे कि इसका एक सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर ब्लॉक तैयार किया जाता है। यानी आप पीस ऑफ बोर्ड इवन बनाना, वो पहले इसको कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक, बाद में जो आपको ये क्रूड मेटल का ब्लॉक मिला, आपने तैयार किया, ये क्रूड मेटल का जो ये मेटेलिक ब्लॉक है, इसको कनेक्ट किया जाता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी चलिए क्रूड मेटल, अब क्रूड मेटल बनोत आप मेटल ब्लॉक, उसके बनोत पीस आप, और बैग में वो जो मेटल का वो जो ब्लॉक आपने तैयार किया, इसको कनेक्ट किया जाता है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सपोज ये क्रूड मेटल है जो आपने ब्लॉक बनाया क्रूड मेटल का, इस क्रूड मेटल के ब्लॉक को कनेक्ट किया जाता है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या जिसको हम एनोड भी कहते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या इट इज कनेक्टेड विद द एनोड। और जो मेटल जिसको आपको रिफाइनिंग करनी है, सपोज आपके पास जो मेटल है वो है कॉपर, आपको कॉपर को रिफाइनिंग करनी है, तो पहले जब आपको क्रूड कॉपर मिलेगा, सबसे पहले उसको एक ब्लॉक बनाया जाता है, और बैग में जो क्रूड कॉपर का ब्लॉक है उसको कनेक्ट किया जाता है विद द एनोड, विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। या अगर आपके पास मेटल सोडियम है, तो आपको उस क्रूड सोडियम को एक ब्लॉक बनाना है, और उस क्रूड सोडियम का जो ब्लॉक आपने तैयार किया उसको कनेक्ट करना है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो जिस मेटल को आपको रिफाइनिंग करनी होगी, आपको उसका ब्लॉक बनाना है, और उस ब्लॉक को आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और बैग में आपको इसी मेटल का एक थिन स्ट्रिप आपको लेनी है, थिन स्ट्रिप आपको इसी मेटल की, जिस मेटल को आपको रिफाइनिंग करनी है, मतलब आपको कॉपर को रिफाइनिंग करनी है, ये कॉपर का क्रूड कॉपर ब्लॉक है, ये क्रूड कॉपर ब्लॉक, आपने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, सो इट बिकम्स एज पॉजिटिव। अब आपको कॉपर का ही एक थिन स्ट्रिप लेना है, अब आपको कॉपर का एक थिन स्ट्रिप लेना है प्योर, उसको कनेक्ट करना है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या विद द कैथोड ऑफ द बैटरी। तो आपने कॉपर का एक थिन स्ट्रिप लिया, ये कॉपर प्योर कॉपर थिन स्ट्रिप connected with the cathode means connected with the negative terminal of the battery। ये प्रोसीजर है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है, और पहले क्रूड मेटल का ब्लॉक कनेक्टेड विद द एनोड, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कनेक्टेड विद द कैथोड, कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपके पास सोडियम, तो क्रूड सोडियम का ब्लॉक कनेक्टेड विद द एनोड, और प्योर सोडियम का की थिन स्ट्रिप कनेक्टेड विद द कैथोड, कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह अगर आपके पास मैग्नीशियम की रिफाइनिंग करनी होगी या आयरन की रिफाइनिंग करनी होगी, तो क्रूड आयरन ब्लॉक कनेक्टेड विद द एनोड, थिन स्ट्रिप ऑफ आयरन कनेक्टेड विद द कैथोड, कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से आपने इन दो
साल्ट का, जो आपने साल्ट जिसकी आपको प्यूरिफिकेशन करनी होगी, आपको इसी साल्ट, इसी मेटल का आपको साल्ट सॉल्यूशन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कॉपर है तो आपको इसी कॉपर का एक सॉल्यूशन लेना है। कॉपर का आपको कॉपर साल्ट जो है, इसी का आपको एक सॉल्यूशन लेना है जो एज इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। सपोज कॉपर का साल्ट है कॉपर सल्फेट, तो आपको इसी कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना है। आपको इसी कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। वो सॉल्यूशन आपको इस बीकर में रखना है ऐसे। तो आपने ये जो बीकर है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये कॉपर सल्फेट साल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर इसी तरह आपको प्यूरिफिकेशन करनी होगी सोडियम की, तो यू विल टेक ए बीकर और आपको सोडियम का एक क्रूड सोडियम का ब्लॉक वो आप कनेक्ट करोगे यहां पर विद पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर आप जो प्योर सोडियम की थिन स्ट्रिप वो आप कनेक्ट करोगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और बीकर में आपको इसी सोडियम का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। यहां आपको कॉपर था तो सॉल्यूशन आप कॉपर साल्ट लेते, यहां आपको सोडियम है तो आप सोडियम साल्ट का ही सॉल्यूशन लोगे। तो यहां पर आपने इसी का सॉल्यूशन, सोडियम का जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का आप एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार करोगे। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट, जब आपने ये साल्ट सॉल्यूशन इसमें डाला तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया, यानी अब ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया। जब ये क्लोज्ड सर्किट बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है इस इलेक्ट्रोलाइट में से, जिसकी वजह से वहां पर आयन्स है। तो आपने कॉपर सल्फेट लिया, जब आपने इसको वाटर में डाला आपका सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जब बन गया तो जो आपने साल्ट इसके अंदर डाला उसको डिसोसिएशन हो गई, मींस वो आयन्स में कन्वर्ट हो गया। यानी आपके पास कॉपर सल्फेट था, वाटर में डाला, वाटर में ये कॉपर सल्फेट नहीं बल्कि Cu पॉजिटिव मींस कॉपर आयन और SO4 नेगेटिव आयन। इसी तरह अगर आपने साल्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में सोडियम इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, तो वहां पर भी आयन्स बन जाते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाता है, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास हो गई, सॉल्यूशन में आयन्स है, Cu पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव आयन। तो ये जो यहां पर नेगेटिव स्ट्रिप ऑफ कॉपर है, प्योर कॉपर, जो आपने कैथोड के साथ कनेक्ट किया, ये इस कॉपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये कॉपर यहां अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो एक थिन कॉपर स्ट्रिप है, तो ये वहां पर जाके Cu पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाता है। तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को वहां पर एक्सेप्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर सॉल्यूशन में Cu पॉजिटिव था, तो वो ट्रांसफर हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहां पर जो ये एनोड है, इस एनोड में से कॉपर एटम्स फर्दर ऐड हो जाते हैं SO4 नेगेटिव इस इलेक्ट्रोलाइट में, मींस ये उस कॉपर पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रिक करंट के पास ये कॉपर पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर या बैटरी इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को तटस गो या आठ डिपॉजिट इनको तटस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट युगो एटम्स में कन्वर्ट गो या आठ डिपॉजिट वयुस ये युकुना आठ ट्रांसफर गो ये मनसु आठ गसन सॉल्यूशनस में ऐड गो योर सो एटम गसन ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स में सुचु योर डिपॉजिट गसन कि ये थिन स्ट्रिप गो कंटीन्यूअसली प्रोसेस
डिपॉजिट सुच आइतने डिपॉजिट किस एटमस मस कन्वर्ट गसन योर सु कंटिन्यूअसली अक ऐड गसन सॉल्यूशनस म गो योर सु आयन गसन यत म ये पे तरन यत म गो अमस क्या छु गसन यूज जन थिन स्ट्रिप न्यू कंटिन्यूअसली छु अक कंटिन्यूअसली एटमल डिपॉजिट गसन ये जन अमुक साइज छु कंटिन्यूअसली इंक्रीज गसन योर छु अक ऐड गसन सॉल्यूशनस म और यमुक साइज छु कंटिन्यूअसली डिक्रीज गसन वयस यमन एटमन दरमियान ये इंप्योरिटी फंसित जब ये एटम इसमें चला जाता है जो इस क्रूड मेटल के अंदर जो इंप्योरिटीज थी वो वहां पर ही नीचे जमा हो जाती है और ये जरिए यसे इंप्योरिटी अत तलकन जमा गसन अत इंप्योरिटी एनोड मड वन नटस एनोड स्लज वन एनोड स्लज तिशात वन गो ये गई सा इंप्योरिटी यस इंप्योरिटी अकिस क्रूड मेटलस मस आसन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जरिए छे अमन अलग यवन कारण वो बेय थी तो याद कि तो इसी स्ट्रक्चर ने अत तो इम्प्योर ब्लॉक ने बेच तो तने मेटल इलेक्ट्रोलाइट मीन सॉल्यूशन ने बेयुस अमी मेटल तो प्योर स्ट्रिप आदमी ये इलेक्ट्रिक करंट पास गसन अंदर इन अमी मेटलिक पॉजिटिव आयन्स छ आसन तिम छ डिपॉजिट गसन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे योर गई आयन डेफिशिएंसी और कंटिन्यूअसली योर अर्ड आयन्स अक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड गसन गो गलस वनुक मकसद छ यमन छ एटम नियर नेवर यमन छ एटम गसन ट्रांसफर सुच डिपॉजिट गसन यत पे ये प्रोसेस छ कंटिन्यूअसली तीस कालस चलन यीस कालस यमन सारे एटम्स ट्रांसफर गसन और वो तमाम के तमाम इस थिन स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये एक ह्यूज ब्लॉक बन जाता है और यहाँ पर ये जो क्रूड मेटल आपने लिया था ये एक नैरो थिन स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाता है और इन एटम्स के दरमियान जो वो इंप्योरिटीज होती है वो नीचे वहां पर ही जमा हो जाती है जिसको हम एनोड मड या एनोड स्लज कहते हैं। तो इस तरीके से ये रिफाइनिंग जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। और एक और मेथड है जिसको हम वेन आर्किल मेथड कहते हैं। वेन आर्किल मेथड उसको कहते हैं, ये भी रिफाइनिंग का एक मेथड है। वेन आर्किल मेथड चाहत ये वेन आर्किल मेथड यूज ये कुछ कारण इन दिस मेथड जो आपको मेटल जिसकी आपको रिफाइनिंग करनी होगी उस मेटल को ऐड किया जाता है कोई सबस्टेंस यानी मनी सबस्टेंस, बहुत सारे सबस्टेंस है लाइक आयोडीन होता है वो क्रूड मेटल जो है जिसको आपको रिफाइनिंग करनी है उस क्रूड मेटल को कोई सबस्टेंस ऐड किया जाता है। some substances are added to crude metal और जिसके बाद इनके दरमियान रिएक्शन हो जाती है। किसके दरमियान एक तो क्रूड मेटल और दूसरा वो सबस्टेंस सूटेबल सबस्टेंस जो आपने इसको ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद जो आपने सूटेबल सबस्टेंस ऐड किया वो इसके साथ कंबाइन होने के बाद एक वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। गो वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है क्रूड मेटल किसके साथ उस सूटेबल सबस्टेंस के साथ जो आपने इसको ऐड किया है। जब आपने इसको ऐड किया तो वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड आपको मिल गया। जो ये वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड है इसको बैग में फर्दर हीट दी जाती है। हीट के बाद
कंपाउंड में मेटल अलग हो जाता है इन द प्योर फॉर्म, और जो आपने सबस्टेंस में ऐड किया है वो अलग हो जाता है, वो सूटेबल सबस्टेंस। सूटेबल सबस्टेंस मीन मैं आपका एग्जांपल दूंगा। नॉर्मली ये जो वेन एरेटल मेथड है इसको टिन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिन, आपने टिन लिया, क्रूड टिन, जिसके अंदर सम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज मौजूद है। अब आप इसको 100% प्योर टिन में कन्वर्ट करना है। आपको इसके लिए आप ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वेन एरेटल मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? इसको सूटेबल सबस्टेंस आयोडीन ऐड किया जाता है, जिसके बाद टिन के आटम, टिन के अंदर इंप्यूरिटीज है, क्योंकि क्रूड है। क्रूड का मतलब है टिन प्लस इंप्यूरिटीज, है ना, प्लस आपने आयोडीन इस्तेमाल किया, इसको हीट दी जाती है। हीट के बाद टिन रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ, मगर इंप्यूरिटीज तो नहीं करेंगे रिएक्शन। रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ TiI4, यानी टिन और आयोडाइन ये कंबाइन हो जाते हैं। रिजल्ट ये जो कंपाउंड है ये वोलेटाइल अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब जब टिन ने रिएक्शन की, जो इसके अंदर इंप्यूरिटीज थे, क्या वो रिएक्शन करेंगे? तो जिसकी वजह से वोलेटाइल मींस ये इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। को इसको कलेक्ट किया जाता है, किसको? TiI4 को इसको कलेक्ट किया जाता है सेपरेट। जो इस क्रूड टिन के अंदर इंप्यूरिटीज है वो अपनी जगह मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आई के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जो आपको यहां पर कंपाउंड मिला जिसमें टिन के साथ अब केमिकल इंप्यूरिटी आ रही है, इसको फर्दर हीट दी जाती है। फर्दर हीट के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ टिन प्लस आयोडीन। वो आपने ऐड किया आयोडीन, उसकी प्रॉपर्टी है वो टिन के साथ वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। बीइंग वोलेटाइल वो सेपरेट किया जाता है, इंप्यूरिटीज अपनी जगह रहती है, बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको एक प्योर टिन वहां से हासिल हो जाता है। तो ऐसे मेथड को केमिस्ट्री में वेन एरेटल मेथड कहते हैं। Now, there is one more method that is called as a zone refining. वो पहला वाला मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें मैंने आपको बताया कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, इंप्यूरिटीज को कैसे अलग किया जाता है। दूसरा वाला जो है उसको वेन एरेटल मेथड कहते हैं। इसमें एक सूटेबल सबस्टेंस ऐड किया जाता है और वो सूटेबल सबस्टेंस जो रिएक्शन करता है मेटल एटम्स के साथ, तो ये एक अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, जिसको फर्दर हीट देने के बाद वहां से 100% प्योर मेटल हमें हासिल हो जाता है। और जो तीसरा वाला मेथड है उसको हम जोन रिफाइनिंग कहते हैं। जोन रिफाइनिंग, ये भी रिफाइनिंग ऑफ मेटल में एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जोन रिफाइनिंग है इसको कैसे किया जाता है? इस जोन रिफाइनिंग में जो क्रूड मेटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्रूड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंड्रिकल, इनटू बार क्रूड मेटल या इनटू बार मेटल। वो जो क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल किसमें? जोन रिफाइनिंग में कन्वर्टेड टू बार। मैंने आपको फिजिक्स में बताया बार का मतलब है सिलेंड्रिकल शेप और रेक्टेंगुलर शेप। तो इसमें जो क्रूड मेटल है उसको नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जाता है। क्रूड मेटल मींस ऐसे तैयार किया जाता है। इट इज क्रूड बार मेटल या बार क्रूड मेटल। और इसके बाद आपको एक
बैग सर्कुलर हीटर होता है, यानी हीटर सर्कुलर शेप, ये वो सर्कुलर हीटर। जो सर्कुलर हीटर यहां पर सोर्स ऑफ हीट बनता है, सोर्स ऑफ हीट, ये वो क्रूड मेटल इन द शेप ऑफ बॉल, और ये है सर्कुलर हीटर। सर्कुलर हीटर बहुत एक मान लो तो ये वो क्रूड मेटल, और ये आप सर्कुलर हीटर मान लो। ये सर्कुलर हीटर यूजुअली बार क्रूड मेटल छो, ये आमी सर्कुलर हीटर में पास यमन कर। ये सर्कुलर हीटर अमिस काम एनर्जी प्रोवाइड कर। जब ये बार मैग्नेट इसमें से पास, जब ये बार क्रूड मेटल इसमें से पास किया जाता है, एंड इस सर्कुलर हीटर्स में एंटर शुगर, इसको हीट सप्लाई हो जाएगी, एंड हीट जरिए ये इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज प्लस मेटल ये क्रूड बन ये मेल्ट गसन, they start melting because of the heat which is provided by the circular heater. युद्ध ये बात हीट सप्लाई गसन इन मेल्ट गसन, हीटर शुगर मोर पकना एमिस मेटलस आसन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू इंप्यूरिटीज। गो तमिक मतलब गो इंप्यूरिटीज गसन गॉड मेल्ट, अद गस मेटल मेल्ट, when is melting point is higher, एमिस छु गॉड गसन रिक्रिस्टलाइजेशन जल्दी, यानी छु जल्दी सॉलिडिफाई गसन। ये हीटर में पकनो बुझो हीटर पकावन बोल वापस पति यसन मेल्टर्स गमत अच्छ वापस कूलिंग गसन, एंड कूलिंग जरिए छ सॉलिडिफाई गसन मेटल्स मन छु मेल्टिंग पॉइंट हाई आसन, और इंप्यूरिटीज छ में सॉलिडिफाई गसन की यमन छ रिक्रिस्टलाइजेशन गसन की, तिकाय यमन छु मेल्टिंग पॉइंट लो आसन एज कंपेयर टू मेटल्स। गो यम हीटर छु मोर पकनावन पति छु सॉलिडिफिकेशन गसन मेटल, यम इंप्यूरिटीज छ तिम छु रोजन मोल्टन फॉर्म में, तिम छु हीटर सत पाकुन पकन। यमन तो यत कर अगर ये सर्कुलर हीटर छु ये छु क्रूड बार मैग्नेट मैं तो याद है कि एतनस हीट मेल्ट कर मोल्टन फॉर्म में आई मेटल के इंप्यूरिटीज मगर किसने हो खाड़ हेर छु बिथ गसन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन गस बॉडी मेटल हीट छु बोन बोन पकन, इंप्यूरिटीज छु सॉलिडिफिकेशन गसन के तिम छु बोन बोन पकन। ये प्रोसेस कंटिन्यू गसन यम से सारे इंप्यूरिटीज एक्सी एंडस पर जमा गसन। वो ये द्राय मेटल द्रा बोन बोन प्योर फॉर्म यसन अंदर इंप्यूरिटी और सच हीटर सत पाक पकन क्या तमिस सॉलिडिफिकेशन गसन, क्या तमिस मेल्टिंग पॉइंट लो आसन, जिसकी वजह से वो पीछे चली जाती है और वो इस क्रूड मेटल के एक एंड पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मेटल्स में से इस इंप्यूरिटीज को बाहर निकाला जाता है और हमें एक 100% प्योर मेटल हासिल हो जाता है। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में जून रिफाइनिंग कहते हैं। वो इस वाला रिफाइनिंग को मकसद छु 100% प्योर मेटल हासिल का, और ये रिफाइनिंग है वो वारिया तरीकों के, मगर ये तरीकों में मोस्ट इंपॉर्टेंट मान दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दूसरे नंबर पर वैन आर्कल मेथड, और तीसरे नंबर पर जून रिफाइनिंग है जो एक सर्कुलर हीटर के जरिए हासिल, जो एक सर्कुलर हीटर के जरिए की जाती है। वो इस तरीके से हमें मेटलर्जी में हमने एक प्योर मेटल हासिल किया। अगर हम वापस जाएंगे जहां हमने मेटलर्जी को स्टार्ट किया था, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उस मेटलर्जी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल इंप्यूरिटीज को बाहर निकालना है। फिजिकल इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए मैंने आपको
बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये है आप समझिए इसकी, ये आप इसको शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा। कंसंट्रेशन के बाद दूसरा वाला वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इसको मैंने आपको बताया था, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड। नंबर 1 लीस्ट रिएक्टिव एक्सट्रैक्शन उनकी, नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव, नंबर 3 एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव। तो इस वाले में लीस्ट में मैंने आपको बताया था, एक तो इनके अक्सर वो फ्री स्टेट में होते हैं। अब अगर कोई कंबाइनर फॉर्म में होगा तो सिंपल हीट के जरिए उसको अलग किया जाता है। मॉडरेटली जो कि कंबाइनर फॉर्म में मिलते हैं और उनके ओरस या तो ऑक्साइड या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड होते हैं। इन ओरस में से मेटल्स को बाहर निकालना, सबसे पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में, सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था 2 प्रोसेस है, एक तो है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। और बाद में उस ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकाला जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोसेस, एक तो है स्मेल्टिंग जिसमें हम इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन इस्तेमाल करते हैं। और हाउएवर कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं होता है। उनमें से मेटल्स को बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस या जिसको हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, इन मेटल्स को अलग करने के लिए। और फिर मैंने आपको हाईली रिएक्टिव बताया था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से न कार्बन इस्तेमाल किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है और वो ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स है एज कंपेयर टू कार्बन। यही वजह है वहां पर कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करता है। और उसके बाद जब हमें एक्सट्रैक्शन के बाद मेटल हासिल हुआ, वो इम्प्योर होता है जिसको क्रूड मेटल कहते हैं। और इस क्रूड मेटल में से 100% मेटल हासिल कर 100% प्योर मेटल हासिल करने के लिए मैंने आपको लास्ट वाला स्टेप बताया था जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। और रिफाइनिंग के लिए हम अलग-अलग प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और दूसरा है वैन एरकल मेथड और तीसरा है दैट इज ज़ून रिफाइनिंग उसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी है ये कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट वाला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक्स।